नमस्कार। जैसा कि हमारा हर महीने का ये एक कार्यक्रम हमने शुरू किया है, सवाल आपके जवाब हमारे। तो उस कार्यक्रम में आज फिर से इस महीने के इसमें हम लोग लाइव हैं और आपसे पीरियड्स के ऊपर, महिलाओं के स्वास्थ्य, आप पीरियड्स ही नहीं कहें, बिल्कुल महिलाओं की सारी समस्याओं के ऊपर हम लगातार बात कर रहे हैं। चाहे वो उनकी मानसिक परेशानी हो या उनकी शारीरिक परेशानी हो, कोशिश यही है कि लगातार पिछले 4 महीने से हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं और जिसमें महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े सारे सवालों को लेते हैं और उन्हें सही रास्ता दिखाने का प्रयास हमारा है कि डॉक्टर्स के माध्यम से उनके जो भी स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जाए और साथ साथ कुछ ऐसे लोगों को भी हम लोग जोड़ रहे हैं जो महिलाओं की माहवारी के क्षेत्र में, महिलाओं की माहवारी के मुद्दे पर देश के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे हैं, राज्य के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे हैं। और उसी कड़ी में इस बार हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, पल्लवी सिन्हा और अर्चना, डॉक्टर अर्चना। ये तो हमारी होस्ट हैं ही और हम लोग तो कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर ही रहे हैं, बट दो विशेष मेहमानों को आज हमने बुलाया है। और एक है डॉक्टर शंभू कुमार सिंह, जो काफी सीनियर हैं, बहुत मुखर वक्ता हैं। आप देख रहे होंगे पत्रकारिता से इनका बहुत लंबा जुड़ाव रहा है और चुप्पी तोड़ो करके इनका एक अभियान चलता है जो महिलाओं के पीरियड्स के ऊपर चलता है। तो शंभू जी, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और हम लोग आज कुछ ऐसे विषय पर बात करेंगे जो बहुत ही संवेदनशील है और आप एज अ पुरुष आज जुड़े हैं और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें आज नई निकल कर आएंगी। और दूसरे हमारे खास मेहमान हैं आबिद सक्सेना जी, जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश में काम करते हैं और बहुत चैलेंजिंग विषय, बहुत संवेदनशील और बहुत ही सेंसिटिव इशू पे काम करते हैं जो महिलाओं की माहवारी का मुद्दा है। कई बार इन्हें बहुत सारे चैलेंजेस भी झेलने पड़ते हैं और एज अ महिला जब हमें झेलने पड़ते हैं तो इन्हें जरूर झेलना पड़ता होगा। तो आज बहुत सारी बातें होंगी और आज हमने जो ये विशेष रखा है वो स्वास्थ्य से नहीं, आप कहिए कि सोशल मिथ्स, मतलब जो धार्मिक और सामाजिक भ्रांतियां हैं पीरियड्स को लेकर, उस पर आज हम लोग खास करके चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग जुड़ भी रहे हैं धीरे धीरे और जुड़ते भी रहेंगे, उम्मीद है। तो आज जब हम लोग इस विषय पे बात करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत करूंगी पल्लवी सिन्हा से, क्योंकि चूंकि वो फील्ड में काम करती हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस है उनके साथ जुड़ा हुआ और बहुत सारी बातें हैं। तो पल्लवी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप नवअस्तित्व फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग फील्ड में काम करते हैं तो सामाजिक भ्रांतियां क्या क्या सामने आती हैं और क्या क्या सवाल हैं लोगों के इस विषय पर, फिर उन्हीं सवालों को लेकर अपने मेहमानों के पास, सबके पास साथ जुड़ेंगे हम लोग। आपको क्या क्या चैलेंज पड़ते हैं? हाँ बिल्कुल, पहले तो मैं शंभू जी का और रमेश जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कार्यक्रम में। जैसे आज का हमारा टॉपिक है सोशल मिथ्स ऑन पीरियड्स, सामाजिक भ्रांतियां। तो ये सामाजिक भ्रांतियां आती कहाँ से है? थोड़ा सा यहाँ पे एक जनरल व्यू लेकर चलना चाहूंगी, क्योंकि पीरियड्स जो है वो एक पर्सनल है, किसी भी महिला के लिए बहुत ही पर्सनल होता है। अनटिल अनलेस महिला किसी से शेयर करे, अगला कैसे जान पाता है? तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंटेंशनली इस पॉइंट को फोकस कर रही हूँ कि मिथ्स। आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है पल्लवी, आप थोड़ा माइक काफी आवाज धीमी है। हाँ, बहुत स्लो आ रही है। आवाज मेरी धीमी जा रही है। अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ, क्योंकि अभी अमृता ने कहा कि थोड़ा फील्ड में ऐसा चैलेंजेस होता है रिगार्डिंग सोशल मिथ्स, उसको शेयर करने से पहले मैं एक इंटेंशनली मैं चाहती हूँ कि आप सबको बताऊं कि पीरियड्स जो है वो हम महिलाओं के लिए पर्सनल भी है, क्योंकि अगर हम और या कोई भी महिला अगर पीरियड्स में है, अनलेस वो किसी से शेयर करे, अगला कैसे जानेगा? तो ये भी उसका हस्बैंड, किसी भी महिला के लिए हस्बैंड जरूर जानता है। मैंने पहले भी कहा, जैकेट में भैया है, उनको बुला दोगे यार? कहाँ
आवाज आ रही है कहीं से? हाँ, नहीं, वो अमित जी कुछ बोल रहे हैं, आप हाँ, बोलिए। हाँ। तो माहवारी में जी मैंने कहा है कि अगर पुरुष की आपके भागीदारी आप माइक का एंगल ठीक कीजिए पल्लवी, आपका माइक का एंगल में कुछ प्रॉब्लम है, जो आवाज एकदम डाउन हो जाती है अचानक। वो आते आवाज आते आ रही है? आवाज नहीं ना एकदम अब आ रही चली है, जाती है। अब आ रही है, ओके, हाँ, अब हाँ, ओके, तो यहीं पे हाँ, रखते हैं ना माइक बोलिए, को। बोलिए, हाँ। हाँ, तो मतलब मेरा यह मानना है कि माहवारी में अगर पुरुषों की भागीदारी हो, तो कभी भी हम मिथ्स की तरफ ना नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट है, इतने ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, और महिला ही महिला से शेयर करती है और बातों को बढ़ाती है, और कहीं न कहीं ये भ्रांतियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं जनरेशन टू जनरेशन, कि जिसे अब एक हैबिट में आ गया है। मतलब कि लोग आज, अगर हम पीरियड्स में हैं, तो हमारा फोकस मिथ्स पर ज़्यादा है अपने हेल्थ से ज़्यादा। हम ये ध्यान देते हैं कि हमें कितने दिन पे बाल धोना है, हम ये ध्यान देते हैं कि हमें कुछ करना नहीं है, या फिर हमें यहाँ बैठना नहीं है, या फिर हमें मंदिर नहीं जाना है। अब फोकस एक्चुअली होना चाहिए अपने हेल्थ पर, कि हमें क्या खाना है, हमें कितना रेस्ट लेना है ना? एक्चुअली आप मेरे पॉइंट को प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। मैं बताना चाह रही हूँ कि मिथ्स कहीं इतना ज्यादा हावी हो गया है कि हम हेल्थ फोकस कम हो गए हैं, और कहीं ना कहीं हम मिथ्स के अराउंड ही खो जा रहे हैं। तो ये चैलेंजेस हमें फील्ड में भी मिलता है, और बहुत कॉमन कुछ मिथ्स मैं शेयर करना चाहूंगी, जो हम और आप अपने घर में भी फेस कर रहे हैं। जैसे पीरियड्स में अचार को नहीं छूना, पीरियड्स में पौधों को पानी नहीं देना, पीरियड्स में पूजा नहीं करना, मंदिर में प्रवेश नहीं करना, या अपने घर में नॉर्मल कोर्स में हम पूजा करते हैं उसे रोक देना। पीरियड्स में जैसे आप कह सकते हैं कि बहुत कुछ बच्चे हमसे ये भी बताते हैं कि नेल पॉलिश नहीं लगाना। गांव में बच्चियां बातें करती हैं, गोबर नहीं छूना। मतलब एक से एक मिथ्स की बात हम आपसे करना चाहेंगे कि मासिक धर्म, या फिर लोग कहते हैं कि शादी के बाद बहुत सारी जैसे मिथ्स है कि मासिक धर्म की पीड़ा भी कम हो जाती है, मतलब जिसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन लोगों में ये भ्रांतियां हैं। मतलब तरह तरह की ये बहुत ही कॉमन मिथ्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जो आपके और हमारे हर घर में है, हर घर में है, जिस पर विस्तृत रूप से हम चाहेंगे कि हम लोग हर कोई इस पर बात करें। और खास करके मैं चाहूंगी कि जो हमारे दोनों मेहमान हैं आज, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें, क्योंकि हम महिलाएं तो हम तो ये फेस करते ही हैं अपने साथ भी, अपने घर में, अपने इर्द गिर्द, और फील्ड में हम बच्चियों से मिलते हैं, महिलाओं से मिलते हैं, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। इनफैक्ट हमने निर्धारित भी कर दिया है कि हमें बाल कब धोना है और हम कब शुद्ध होंगे, इसका भी सर्टिफिकेशन हमें दिया जाता है समाज के द्वारा। मतलब बहुत ही मतलब दुखद है कि हमारे शुद्धिकरण का सर्टिफिकेट हमें समाज देता है कि हम 3 दिन के बाद शुद्ध होते हैं, कि 5 दिन के बाद शुद्ध होते हैं, कि 7 दिन के बाद शुद्ध होते हैं। तो एक से एक बहुत सारे मिथ्स हैं जिसकी रूबरू आज हम होंगे अपने इस कार्यक्रम में। बिल्कुल। और हाँ, और अब इसी इसी सवाल, इन्हीं छोटे छोटे मिथ्स के बारे में शंभू जी, मैं चाहूंगी कि अब आपसे शुरुआत की जाए कि जब हम लोग पीरियड्स के बारे में बात करते हैं, या जब ये सिचुएशन हमारे सामने आता है, और जब आप लोग, सॉरी, उनका कनेक्शन लगता है हमसे हट गया है। और चलिए मैं अमित जी से पूछती हूँ पहले कि अमित जी, जब आप लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, या महिलाओं से पीरियड्स के बारे में बात करते हैं, तो आपके बात करने की शुरुआत क्या होती है, और आप उनसे जब बात करते हैं तो क्या उनकी जो शारीरिक परेशानी है वो ज्यादा सामने आती है, या उनकी जो सामाजिक परेशानी वो झेल रही है वो ज्यादा सामने आती है? तो इस बारे में जरूर मैं चाहूंगी कि आप एक बार हमें बताएं। बिल्कुल, आपने सही बात कही। जब हम लोग वहाँ पे बातचीत करते हैं बच्चियों से, तो उनके सामने हम लोग यही पूछते हैं कि इसमें समस्याएं कौन कौन सी हैं आपको आती हैं।
जी, और उसको दो प्रकार से कैटेगराइज करते हैं कि एक तो फिजिकल प्रॉब्लम और सोशल प्रॉब्लम। जी। और बिल्कुल आपने बात सही कही कि फिजिकल को तो वो अपने तरीके से मैनेज कर लेती हैं, और वो कहते हैं, उनका ये मानना होता है कि सर जो सोशल प्रॉब्लम्स है वो हम पर ज्यादा हावी हैं, उसकी वजह से हमको ज्यादा दिक्कत है। बोले कि और उसमें जो आपने अभी समस्याएं बताई वही चीज कि वो एक डेली रूटीन चलता चला आ रहा है उनका पूजा का, और जैसे ही वो पीरियड्स आए एकदम से उनका घर में मंदिरों में जाना बंद हो गया, पूजा करना बंद करा दी गई। तो वो कहती है कि सर वो जो एक मेंटल प्रेशर होता है, हमको ये लगता है कि अरे ऐसा क्या, एकदम से ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इन सब चीजों को फिर हम लोग वहां पर उनको समझाते हैं। और जैसे आपने जो चीजें बताई हम लोग ने भी, एक्चुअल सारी वही चीजें हैं कि अचार नहीं खाना है, बाल नहीं धोने हैं, मंदिर नहीं जाना है, पूजा नहीं करनी है, अपने बुजुर्गों के पैर नहीं छूने हैं, जैसे सास ससुर के भी पैर उन दोनों में नहीं छूने हैं, अच्छा। पेड़ पौधों में पानी नहीं डालना है, और पेड़ पौधों में भी विशेष रूप से जो भी धार्मिक वाले जो पेड़ पौधे हैं, तुलसा जी हुई, बरगद हुआ, पीपल हुआ, इनको तो हुँ, बिल्कुल ही नहीं छूना है। उनके तो फिर आस-पास हम भी लोग लिखा जब है। सारे, हाँ, और जब सारी समस्याएं निकल आती हैं फिर हम लोग उनसे पूछते हैं कि, और मतलब बड़े अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस भी होते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने एक वर्कशॉप ली वहां पर हमने, तो हमने पूछा कि कितने लोग पूजा करते हैं, एक जनरल क्वेश्चन, सबने हाथ उठाया। और उसमें फिर हुआ कि अच्छा कितने लोग पीरियड्स में पूजा करते हैं, हुँ, सारे हाथ डाउन हो गए थे, एकदम से हंसी वाला खिलखिलाहट आने लगी वहां पर, और केवल 3 बच्चियों ने हाथ उठाया कि हाँ वो पीरियड्स में पूजा करती हैं। तो मैं मतलब कि ये एक तरीका ये होता है कि कैसे भी उन लोगों के साथ एक ऐसा इंटरेक्शन हो कि उनको लगे कि हाँ एक हंसी मजाक के साथ इस पीरियड को, इस टॉपिक को बहुत हल्के में लिया जा रहा है, ताकि उनके दिमाग से वो डर निकल सके। जी। फिर हुआ कि अच्छा ये बताइए कि इन 3 में से आप लोग के दिमाग में ऐसा क्या है पीरियड्स को लोग, बाकी सब तो नहीं पूजा कर रही हैं। तो फिर 2 में से उसमें जब बताया तो थोड़ा सा अच्छा भी लगा कि सर वो 2 साल पहले आपकी एक वर्कशॉप अटेंड की थी, तब अच्छा। आपने ये चीज बताई थी। तो फिर ये चीजें फिर सब बच्चों को बताई गई कि जो सबसे बड़ा जो है कि पूजा नहीं करने देनी है। तो उसी पर आज थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे जो लोग भी यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं, तो जो हम लोग वहां जी। पर जाके उन बच्चियों को बताते हैं कि बेटा ये बताओ कि ये जो नियम आपका बताया गया है कि पूजा नहीं करनी है, ये किसने बताया? सर वो मम्मी ने बताया। अच्छा मम्मी को किसने बताया होगा? सर वो मम्मी की मम्मी ने बताया होगा। अच्छा मतलब कि ये नानी ने बताया और वो मम्मियों से ट्रांसफर होता चला आ रहा है सारा मामला। बोले हाँ सर वो घर में मम्मी है, दादी है, नानी है, मौसी है, बुआ है, दीदी है, वो सब लोग जो हैं वो सब चीजें बताती रहती हैं, और हम लोग को सब वो करना ही पड़ता है। तो हमने कहा ठीक। अच्छा ये प्रॉब्लम शुरू कब से हुई होगी? सर ये पता नहीं साहब, ये तो बहुत पहले से चली आ रही है। तो हमने कहा अच्छा बहुत पहले से चली आ रही है मीन्स जब से पीरियड स्टार्ट हुए होंगे तब से चीज चलती चली आ रही है। तो फिर हम लोग उनको ले जाते हैं बिल्कुल एक काल्पनिक उसमें दुनिया में। अच्छा बिल्कुल एक कल्पना करो कि बिल्कुल एक प्राचीन काल का जीवन, जब लोग जंगलों में रहा करते थे, जिनको हम लोग आदिवासी बोलते हैं। तब जी। अच्छा वो लोग खाना क्या खाते होंगे? सर वो लोग तो ऐसे पेड़ पौधे और मांस वगैरह खाते थे। ठीक। अच्छा वो लोग रहते कहाँ पे थे? सर नदी के या उसके किनारे पे ही रहा करते थे, ताकि वो पानी की समस्या दूर रहे, तो नदियों के किनारे पे रहते थे या तालाब के किनारे रहते थे। जी। अच्छा जब वो खाना खा लेते थे तो वो लोग पानी कहाँ पीते होंगे? सर उसी उसमें पीते होंगे, तालाब में पीते थे। अच्छा उनको जब नहाना होता था तो वो लोग कहाँ नहाते थे? सर वो लोग तालाब में ही नहाते थे। फिर हम लोग उनको एक उदाहरण पे ले जाते हैं कि एक कोई कबीला है जिसमें कि वो आदिवासी रह रहे हैं, और मान लीजिए 150 लोग हैं, 50 महिलाएं हैं, 50 पुरुष हैं और 50 बच्चे हैं। और उन 50 जो महिलाएं हैं उनमें से 5 महिलाओं को पीरियड्स आए हुए हैं, और एक डेली का रूटीन की सुबह वो लोग उठे, अपना खाना पीना, जंगल में जाके जानवर मारना, जो भी करना है वो सब किया, उन्होंने खाया पिया और उस जाके तालाब में अपने नहाए धोए। तो ये पूरा सिनेरियो बिल्कुल सही लग रहा है। तो कुछ तो कहते हैं हाँ सही लग रहा है, कुछ के दिमाग में वो बात क्लिक कर जाती है कि जहां हम उनको पहुंचाना चाहते थे। तो नहीं नहीं सर कुछ गड़बड़ है। बेटा क्या गड़बड़ है इसमें? सर वो जो 5 महिलाओं को पीरियड्स आए हैं वो भी उसी में नहा रही हैं। हमने कहा बस यही पॉइंट है कि वो भी उसी में नहा रही हैं। तो जब उसमें वो नहा रही हैं तो जम्स फैल रहे हैं, बाकी लोग भी उसी में नहा रहे हैं, और वही पानी बाद में पिया भी जा रहा है। नदी है कोई बात नहीं, वो तो पानी बह गया, लेकिन तालाब में तो वो पानी वहीं का वहीं है। तो सारा पानी वही जो है गंदा पानी वही सारा पिया भी जा रहा है और बाकी लोग भी नहा रहे हैं। तो अब ये बताओ कि कौन सा ऐसा तरीका रहा होगा कि वो जम्स ना फैले या वो गंदगी ना फैले। तो वो बच्चे यहाँ होती हैं, इतना तो मैच्योर है नहीं। सर वो एक दूसरा तालाब खोद लें। बेटा हम लोग तो उस टाइम की बात कर रहे हैं जब आपके पास वो कुछ हुआ नहीं करता था, ना तो आपके पास फावड़े थे ना आपके पास खुरपी थी।
तो दूसरा तालाब तो खोद नहीं सकते हैं, फिर क्या हो सकता है? अब दिमाग लगाना होता है शुरू। तब फिर कुछ लड़कियां शायद वहां तक पहुंच पाती हैं कि सर एक ही तरीका है, लेकिन उनको बताने में डर लग रहा होता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। फिर वो जवाब देती हैं, उसमें से कुछ एक आध देती हैं, नहीं भी दे पाती हैं, कि सर एक ही तरीका हो सकता है कि उन महिलाओं को नहाने ना दिया जाए। हमने एग्जैक्ट यही होता था, यही उन लोग के दिमाग में आया कि सबसे अच्छा तरीका ये है कि उन 5 महिलाओं को यदि हम नहाने से रोक दें तो वो पानी गंदा नहीं होगा। जब वो पानी गंदा नहीं होगा तो जम्स नहीं फैलेंगे। तो यहाँ तक उन लोगों को सब बात समझ में आ जाती है कि अब उन 5 महिलाओं को 5 दिन नहाना नहीं है। अब आते हैं हम लोग पूजा पे, उन लोगों को लेके आते हैं कि बेटा पूजा में सबसे जरूरी एलिमेंट क्या है, क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी है? तब सर वो प्रसाद होना चाहिए, फूल होने चाहिए। नहीं बेटा, इससे भी ज्यादा जरूरी क्या है? यदि किसी के पास प्रसाद नहीं है, पैसे नहीं है, फूल ना ले पाए तो क्या जरूरी है? तो आता ही नहीं। अच्छा, फिर हम लोग उनको उदाहरण देते हैं। अच्छा एक चीज बताओ कि यदि कोई घर में बीमार है, उसको बुखार आया या बीमार है, 8-10 दिन वो बीमार रहा और उसके बाद वो पूजा करने के लिए उठेगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा? तो समझ में आ जाती है सर वो सबसे पहले नहाएगा। हमने कहा ठीक, यानी कि पूजा के लिए सबसे जरूरी एलिमेंट यदि आपके पास कुछ नहीं है तो ये है कि कम से कम नहा जरूर लो। अब वो 5 दिन वो 5 महिलाएं नहाई नहीं हैं, तो जब वो 5 दिन वो नहाई नहीं है तो उनका खुद का भी मन नहीं होगा और दूसरे लोग भी उसको रोकेंगे कि अरे नहाई नहीं हो तो पूजा क्यों कर रही हो, और उनका खुद का भी मन नहीं होगा पूजा करने का। तो ये रोक कब लगी? जब प्रॉब्लम थी पानी की। आज की तारीख में कौन सा ऐसा घर है जिसके घर में बाथरूम नहीं है, जिसके घर में हैंड पाइप नहीं है, या समर नहीं है, या टुल्लू नहीं है? क्या है ऐसी चीज किसके घर में नहीं है? सबके घर में है। आ जाती है बात पर उनके दिमाग में कि वो जो उनको दिमाग में हम लोग बताना चाह रहे थे कि बेटा ये समस्याएं तब शुरू हुई जब पानी को लेकर प्रॉब्लम थी, और आज का जो है सिनेरियो, पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका अपने अपने पास, सबके अपने बाथरूम है, सबका अपना पानी है। तो जब आप नहा रहे हैं तो पूजा करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो प्रॉब्लम तब थी जब वो नहा नहीं पाती थी, तब वो चीजें उन लोग के दिमाग में आती हैं कि हाँ ये चीजें तब से शुरुआत हुई। फिर उनको और आगे लेके जाते हैं कि अच्छा चलिए सारी चीजें, पानी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, अब आ जाओ मंदिर में। अब यदि हम लोग पेट्स की बात करें तो कोई ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ इंडिया में पेट्स को आए हुए। उसके पहले तो कुछ नहीं थे पेट्स, कपड़ा यूज होता था। अब कोई महिला गई और उसका, और कपड़े में एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम होती है डिस्प्लेसमेंट की, ये वो सड़ जाता है। अब वो मंदिर में गई और मंदिर में अचानक से वो कपड़ा गिर गया, तो वहां पर वो हंसी का पात्र बनेगी। तो ये हुआ कि नहीं मंदिर भी ना जाओ, पूजा ना करो, मंदिर भी ना जाओ, कहीं ना जाओ। अब आज की तारीख में आप लोग पैड यूज कर रही हो, आपके अलावा कोई नहीं जान सकता है कि आपको पीरियड्स आए हुए हैं। सही बात। तो जब कोई वो जान नहीं पा रहा है, और भगवान की दी हुई चीज, शुरुआत यहीं से कराते हैं उन लोगों को कि भगवान ने ही जब आपको दी है ये चीज, कामाख्या देवी की हम लोग पूजा करते हैं पीरियड्स में, वो जब देवी हैं, आपको एक वरदान के रूप में दिया गया कि आप सृष्टि चला रही हैं, आपके पास एक ये वरदान है कि सृष्टि चलाने की क्षमता आपको दी गई, तो फिर घबराती क्यों हो कि भगवान डरेंगे या भगवान नाराज हो जाएगा? भगवान को नाराज होना होता तो वो आपको शुरू से ही पुरुष बना देता, आपको महिला बनाता ही क्यों? तो ये सारी चीजें उनके दिमाग में जाती हैं कि हाँ मंदिर में जाने से कपड़ा करने की प्रॉब्लम भी हो सकती थी, और वो नहाने की समस्या थी, तो वो सारी चीजें उनके दिमाग से निकलना शुरू होती हैं। तो जब धीरे धीरे चेंज भी आ रहा है, जैसा भी हमने बताया कि जब हम लोग गए तो 2 लड़कियों ने कहा कि सर 2 साल पहले हमने आपकी वर्कशॉप ली, समझ में आई, मम्मी को बताया, मम्मी ने कहा नहीं ठीक है, अब मेरी मम्मी भी पूजा करती है और मैं भी पूजा करती हूँ पीरियड्स में। तो जाके लगा कि हाँ चेंज आ रहा है, धीरे धीरे हम लोग उस चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैं एक बात और शेयर करना चाहूंगी। अमित जी ने जब ये बात बोली है, तो अभी हाल में ही दीपावली का समय था और नवरात्रि का समय था, और ये सेम कहानी हमारे साथ भी हुई कि एक महिला ने हमें फोन किया और उन्होंने कहा कि भाई अमृता जी ऐसा है कि आपसे कुछ पूछना है कि आप पीरियड्स पे इतनी बातें करती हैं, तो क्या आप पीरियड्स पे पूजा करती हैं? ये सवाल था उनका। तो मैंने पूछा कि आप सही बात है आप ये क्यों पूछ रही हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा है कि बीच नवरात्रि में ही मुझे पीरियड्स आ गए हैं और मैं पूजा करना चाहती हूँ, बट मैं आपसे कंफर्मेशन लेना चाहती हूँ कि आपका क्या व्यू है इस पे। तो मैंने बोला कि देखिए अगर आप मेरे व्यू पे जाएंगी और मैं पूजा करती भी होंगी तो ये आपके लिए सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है। आपका मन क्या कहता है? अगर आपका मन कहता है कि आप कर सकती हैं, आपको फैक्ट्स पता है कि रीजन क्या है, तो आप कीजिए। अगर आपका मन नहीं मानता है तो आप मत कीजिए, इट्स अप टू यू।
तो मैं बहुत खुशी के साथ बताना चाहूंगी उस महिला ने नवरात्रि की पूरी फास्टिंग की उस 9 दिनों में, और हमारी जो थोड़ी बहुत कोशिश है समाज के लिए इन भ्रांतियों को तोड़ने की, वो बहुत सफल होता हुआ नजर आया। तो ये इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हमारे साथ भी घटती रहती हैं। और शंभू जी से सेम यही सवाल लेंगे कि जब शंभू जी, जब आप लोग फील्ड में जाते हैं, तो अभी अमित जी ने बोला कि पूजा करने वाली जो एक मैटर है वो बहुत बड़ी समस्या है। इसी समस्या का जवाब फिर अर्चना से लेंगे बहुत बड़ी। मेडिकली और जी हाँ, तो मैं एज अ डॉक्टर वो जब बताएंगी। तो शंभू जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब चुप्पी तोड़ो में आप लोग पीरियड्स पे बात करते हैं, तो क्या पूजा करने वाला इशू आता है, और इसके अलावा कुछ पल्लवी ने बताए कुछ ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, जैसे एक तो बड़ा कॉमन है सोमवार को बाल नहीं धोना है, ये बहुत बड़ा कॉमन एक है, ये हमें झेलना पड़ता है कोई। तो आपको क्या क्या सवाल आते हैं, और महिलाएं क्या जानना चाहती हैं, लड़कियां क्या जानना चाहती हैं आपसे? नहीं, पूजा में जो समस्या है या पूजा नहीं करना है, ये तो एक आम धारणा है, लेकिन धारणाएं टूट रही हैं। जी। धारणा इसलिए टूट रही है कि लोग आधुनिक हो रहे हैं और उनको जानकारी मिल रही है, आप जैसे लोगों के माध्यम से, हम जैसे लोगों के माध्यम से, और अन्य मीडिया से। दरअसल हम जब, जैसा कि अभित जी ने कहा, दरअसल हमारी जो समस्या है वो बहुत पुरानी है। और पुरानी समस्या ये, जब पानी की कमी थी और हमारे महिलाओं को नहाने का बहुत कष्ट था। बहुत पहले चापाकल नहीं था गांव में, कुआं भी बहुत इक्का दुक्का हुआ करते थे, और महिलाएं पानी लाने के लिए जा नहीं पाती थी, बल्कि बाथरूम जाना भी, यूरिनल भी बहुत इजी नहीं था महिलाओं के लिए। तो यह एक समस्या थी कि उनको नहाने का बहुत कष्ट था। तो आप देखेंगे कि केवल पीरियड में ही नहीं, हमारे जो अन्य पूजा होते हैं उनमें भी नहा खा का एक अलग एक प्रावधान है। एक दिन ऐसा बनता है जो नहा खा है। अभी हिंदू पूजा में देखेंगे कि नहा खा एक, आज नहा के खाना है। आप अर्चना जी, हेलो हेलो पल्लवी जी, आप मेरी आवाज सुन रही हैं क्या? हाँ जी, आ रही है, तो आपकी आवाज आ अभी रही है। हाँ, अमृता जी, मैं आपको भी बोल रहा हूँ कि अभी क्या हमारी जो हिंदू धार्मिक परंपराएं हैं, उसमें एक एक जो विधान है पूजा का, कोई भी पर्व त्योहार का, उसमें नहा खा है, कि नहाना और खाना। तो वह जो परंपरा है वो रूढ़ हो गया हमारी इस माहवारी में भी, कि अरे गंदा हो तो 5 दिन नहीं नहाना, 5वें दिन नहा लेना, या तीसरे दिन नहा लेना, या 7वें दिन नहा लेना। और उन्होंने रूढ़ कर दिया कि बाल से धो के नहाना। लेकिन अब जब लोग आधुनिक हो गए हैं, सफाई के बहुत से संसाधन उपलब्ध हो गए हैं, साबुन उपलब्ध हो गए हैं, पानी 24 घंटा मिल रहा है महिलाओं को, तो यह समस्या नहीं है, और उनकी सोच भी बदल रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब यह बहुत कठिन या गंभीर मसला रह गया है महिलाओं के। वे पीरियड के दौरान भी पूजा करती हैं, जैसा कि हमने देखा है। बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो रूढ़ हो चुकी हैं, वो समझाने से इस बात को समझती हैं, फिर भी जो उनकी कंडीशनिंग है, जो उनका जो बचपन से जो उनका एक मनोविज्ञान का निर्माण किया गया है, तो वह थोड़ा सा टूटने में देर होता है। लेकिन जो आधुनिक महिलाएं हैं या जो लड़कियां हैं, वो तो समझ रही हैं और इस बात को फॉलो भी कर रही हैं। तो मुझे तो लगता है कि ऐसी समस्या मैंने नहीं ज़्यादा देखा लोगों में, वे पूजा भी करती हैं। जी। कम करती है शंभू जी, लेकिन मानसिकता जो है वो धीरे धीरे आवाज पल्लवी जी, थोड़ा आवाज थोड़ा देख लीजिए, आपकी आवाज सचमुच में नहीं आ रही है। अभी जी, भी नहीं आ रही है? नहीं, थोड़ी ठीक हुई है, थोड़ी ठीक हुई है। है। जी जी, हाँ, बोला जाए। यही, हाँ, कि मानसिकता मानसिकता तो हमारे समाज में पुरानी है, क्योंकि ये पीढ़ी दर नहीं आवाज आ रही है, आवाज नहीं आ रही है पल्लवी जी आपकी। आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आप कंटिन्यू करिए, मैं थोड़ा सा
अर्चना ये जो पूजा करने वाली बात आती है, और एज अ डॉक्टर जब आप इस सवाल बायोलॉजिकली इसका क्या इम्पैक्ट होता है, तो मैं चाहूंगी बात करते हैं और सोशल मिथ्स की बात करते हैं। अमृता, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। अमृता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही है मेरी आवाज अब आप लोगों को? हाँ, आपकी आ रही है अर्चना जी। अर्चना, आपकी आवाज आ रही मेरी है? आवाज मिल रही है? अच्छा, कुछ अभी लगता है आज, हाँ हाँ, नेट का कुछ इशू है। मैं यही सवाल आपसे लेना चाहूंगी अर्चना, कि जब हम पीरियड्स की बात करते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि हमें पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ये बच्चियों के भी सवाल हैं, हमारे भी सवाल हैं, क्योंकि हमारे घरों में आज भी यही भ्रांति चलती है। आज भी मैं आपको बताऊं कि छठ जैसे महापर्व में मेरे साथ अभी एक घटना घटी। एक छोटी सी बच्ची मेरे पास आई, लगभग 17 साल की, और वो बहुत रो रही थी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला कि आंटी आप पीरियड्स पे इतना काम करती हैं, तो इस बार ऐसा हुआ कि छठ के अर्घ वाले दिन ही मुझे पीरियड्स आ गया, और मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया गया, मतलब मेरी मम्मी, मेरी मासी, मेरे अपने रिलेटिव्स ने ऐसा व्यवहार किया कि मुझे कुछ भी छूने नहीं दिया गया और मुझे बिल्कुल दूर कर दिया गया पूजा पाठ की सारी चीजों से। मैंने अर्घ भी नहीं दिया इस बार। तो ऐसा क्यों हुआ? आप तो इतना बोलती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर मेरे साथ क्या हुआ? पढ़े लिखे परिवार की बच्ची थी, मैं बहुत दुखी भी हुई। मैंने उसको बोला कि ये तो तुम्हारी मम्मी को समझना होगा बेटा, सबसे पहले मैं उनको समझाना चाहूंगी कि क्यों नहीं करना। तो अर्चना, मैं चाहती हूँ कि बायोलॉजिकली और सोशली इस सवाल के जवाब आप जरूर दें, ताकि लोगों में एक अवेयरनेस जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जरूर अमृता जी, पहले तो अमित जी और शंभू जी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस अच्छी चीज पे काम कर रहे हैं और अच्छा कैंपेन चला रहे हैं, चुप्पी तोड़ो। और अमित जी ने बहुत अच्छी बात भी समझाई ना, कितना अच्छा वर्कशॉप वाला दिया कि सच में ऐसे ही होने से लोगों के विचार बदलेंगे और बिहेवियरल चेंज देखने को मिलेगा। और जहां तक बायोलॉजिकल बात है, तो पूजा जैसे आपने भी अमृता जी बताया कि किसी को बोलने से नहीं होगा। अगर आपका सेटिस्फेक्शन है तो आप कीजिए, नहीं सेटिस्फेक्शन है मत कीजिए। कहीं कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि पूजा करना है या पूजा नहीं करना है। जहां तक बायोलॉजिकल सवाल है कि जब पीरियड्स आता है बॉडी पेन में रहता है, पेन में रह रहा है, तो नेचुरली अगर आप दुखी हैं तो आपका मन नहीं करेगा, आपका मन नहीं करेगा पूजा करने का। पूजा करने का मन कब करता है? जब आप खुश हैं तब आपको अच्छा लगता है कि आप खुद भी अच्छे से सजे सवरे भगवान का पूजा करें, ध्यान करें, जो भी जैसे करना चाहे। तो अगर आपके शरीर में पीड़ा है तो आपका मन नहीं करेगा, आपका मन थोड़ा सा ढीला रहेगा, शरीर ढीला रहेगा, तो आप नहीं करना चाहेंगे। तो इसलिए उन दिनों में कहा जाता है कि आप रेस्ट ज्यादा करें, पूजा ना करें। पहले के जमाने में जैसे उन्होंने कबीले का एग्जाम्पल दिया, इस तरीके से एक वो प्रथा बनाकर औरतों को रेस्ट करने का मौका दिया जाता था, क्योंकि पहले इतना काम होता था कि अगर इस टाइम में भी औरतें काम करती तो उनके शरीर को कब आराम मिलता। तो इसलिए ऐसे बंधन लगा दिए जाते थे। लेकिन इनका साइंटिफिक रीजन यही होता था कि ताकि इन 5 दिनों में जब उनका शरीर इस प्रक्रिया से गुजर रहा है, जब इतना पीड़ा हो रही है, ब्लड का डिस्चार्ज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है दर्द होगा, ब्लड ब्लीडिंग होगी, तो आपको कमजोरी होगी, तो आपको रेस्ट करना। तो मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप अच्छा फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, आपका मन खुश है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं। दूसरी बात, एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि आजकल देखा है, मतलब सारी चीजों में लोग एक्सपर्ट व्यूज लेते हैं। आपको बाल कैसे कटाने हैं, फेशियल कहाँ कराना है, घर कैसा बनाना है, कपड़े कैसे सिलाने हैं, सबके लिए एक्सपर्ट व्यू। लेकिन हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी बात हो,
तो आप अपने काम वाले की भी बात सुनना शुरू कर देते हैं, आप अपने पड़ोसी का भी मानने लग जाते हैं, अगर रिक्शे वाले ने कह दिया उसकी भी सुनने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब लोगों की मानसिकता अजीब हो गई है। जो चीज बहुत सबसे जरूरी है, जिसमें आपको सबसे ज्यादा स्पेशल, मैं तो नहीं कह रही कि आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, फी दीजिए या ये सब कुछ, लेकिन डेफिनेटली वो आपके हेल्थ का इशू है तो आपको स्पेशलाइज्ड लोग से ही बात करनी चाहिए। उसके लिए आपका पड़ोसी सही आदमी नहीं है। अगर आपकी बहू प्रेग्नेंट हो जाती है तो आप पड़ोसी की बात सुनते हैं, अच्छा उसको भी 7 महीने उल्टी हुई थी इसलिए तुमको भी 7 महीने उल्टी हुई, ये क्या मतलब? क्या पता आपके शरीर के अंदर क्या चेंज हो रहे हैं, आपको डॉक्टर से जाके बात करनी है। कभी पीरियड्स को ही लेके कोई कहता है मुझे 1 दिन ही रहता है, अच्छा उसकी माँ को भी 1 दिन रहता है। हाँ। ठीक है, माँ से बेटी में कैरी होता है, इनहेरिटेंस होता है, लेकिन दिखाना जरूरी है। आप डॉक्टर को दिखाएं, अगर डॉक्टर बता देता है कि नॉर्मल है तो ये नॉर्मल है। कई बार क्या पता उसके अंदर कुछ और गड़बड़ी हो रही हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा हो, धीरे धीरे पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बन रहा हो, तो तब आप क्या करेंगे? तो इसलिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगी इस प्रोग्राम के माध्यम से और हम 5 लोगों के माध्यम से, ताकि समाज में जा सके कि हेल्थ ऐसा इशू है जिसमें आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। भले आप अपने पीएचसी में जाके लें, सरकारी डॉक्टर के पास जाके लें, लेकिन ले जरूर। हाल फिलहाल में लोगों को पथरी बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें कोई कहता है चूना घोल के पी लो, कोई कहेगा कौन सा दाल है वो खा लो, कोई पत्थर चट्टा का पत्ता चाट लो। मतलब आपके हेल्थ से कितना सीरियस चीज है वो। अब आप उसके ऐसे घरेलू, और वैसे ही पीरियड्स में भी हुआ कि आपको क्या कहते हैं 3 दिन मत नहाइए, 5 दिन मत नहाइए, बाल मत धोइए, अचार मत खाइए, किसी डॉक्टर ने नहीं बताया ये सब। तो हेल्थ इशू है, हेल्थ इशू में हमेशा डॉक्टर की ही सलाह लेते। बिल्कुल। और जहां तक अभी अर्चना ने पूजा करने वाले सवाल को लिया, शंभू जी ने इस विषय पे बताया, पल्लवी ने बताया कि क्या क्या इश्यूज हमारे सामने आते हैं। इन सारी चीजों में एक और सवाल आता है कि क्या आप पौधों में पानी डाल सकते हैं? मुझे जहां तक बताया गया कि पौधों में पानी डालने से पौधे सूख जाते हैं। पीरियड्स के दौरान ये एक बड़ी समस्या सामने आई कि बच्चियां पौधों में पानी नहीं डालती हैं, कि भाई जब उनसे हम लोग बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि हमें मम्मी ने मना किया है, पौधों में पानी नहीं डालना है। महिलाओं ने नहीं कहा कि नहीं हमारी बेटियां पौधों में पानी नहीं डाल सकती क्योंकि पौधे सूख जाएंगे। अब ये एक नया सवाल आया। दूसरा सवाल आया कि अचार छूने से सड़ जाता है। अभी हाल में एक बच्ची मेरे पास आई, उसने बोला कि आपको पता है आंटी, आप बोलती हैं कि अचार छूने से सड़ जाता है, बट नहीं सड़ता है, लेकिन मैंने अचार छुआ पीरियड्स में, मेरी मम्मी ने मुझे एक बॉटल में अचार निकाल कर दिया और बोला कि तुम इसको छू कर देखो, और मैंने छुआ हुआ अचार सड़ गया। तो मैंने बोला अच्छा ऐसा हो गया? तो भाई ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि तुम्हारी मम्मी ने इंटेंशनली तुमको कहा कि पीरियड्स में छू के ट्राई मारो तो सड़ जाएगा, और वो सड़ गया। तो भाई ये तो बड़ा मजेदार है। तो हाँ आंटी, मम्मी ने बोला कि तुमने देखा, मैंने बोला था पीरियड्स में अचार नहीं छूना है, और अचार सड़ गया। तो मम्मी की जीत हुई, बच्ची की हार हुई। अब ये भाई बड़ा सवाल है। अब मुझे लगा अच्छा मैंने बोला अच्छा मैं लाइव सेशन करूंगी ना, तो ये सवाल पूछूंगी अपने गेस्ट से कि क्या ये सच्चाई है, अगर इस बच्ची के साथ ऐसा हुआ तो इसके पीछे क्या रीजन है। तो मैं पहले तो शंभू जी से पूछूंगी, क्योंकि वो पर्यावरण पर भी काम करते हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी जानकारी उनके पास पहले ही से है। तो आप प्लीज बताएं कि क्या वाकई ये मिथ जो है ये सही है कि अचार छूने से सड़ जाता है, या ये बस एक दिमागी परेशानी है कि अचार छूने से सड़ जाता है? हेलो जी जी, आ रही है आवाज, बोलिए जी। अमृता जी जी हाँ, आपकी आवाज आ रही मेरी है, बात सुन रही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, आप बोले। पौधों को लगाने और उनको पानी देने से कुछ नहीं होता है। हम तो प्रकृति मित्र के कार्यक्रम भी चलाते हैं, उसमें बहुत सी ऐसी बच्चियां भी आती हैं जिनको पीरियड हुआ रहता है और वे पौधे लगाती भी हैं, पौधों में पानी देती हैं। तो पौधों को तो लहलहाते मैंने देखा है, और कभी उनको पौधों को मुरझाते नहीं देखा। अचार में क्या है, अचार में एक वो साइंटिफिक कारण क्या है कि पीरियड में जो ब्लीडिंग होता है तो गर्मी और आर्द्रता के कारण वो फंगस पैदा होता है।
फंगस जो है सो फैलता ज़्यादा है। तो जो बहुत पहले जो लोग नहीं नहाते थे तो कपड़ा का बाहर भी वो फंगस मूव कर जाता था और हाथ में लगता था, इधर उधर लगता था, तो वो फंगस इस तरह से हमारे शरीर के बाहर और हाथ जैसे जगह पर भी आ जाते थे। और क्योंकि भारत में तो अब तो 16 अक्टूबर या 15 अक्टूबर को हैंड वॉश डे भी मनाया जाता है, तो हाथ धोना भी एक यहाँ पर एक दिवस का रूप में लिया जाता है। तो हाथ धोने की परंपरा भारत में नहीं है। तो पहले क्या होता था कि लोग गंदे हाथ से वो फंगस वाला हाथ से अचार अगर छूते थे तो साइंटिफिकली अचार सड़ता था। लेकिन अगर आप हाथ धो के अगर पीरियड के दौरान में अगर साफ सुथरे हैं, अचार को एक नहीं 100 बार छुइए, अचार कभी भी नहीं सड़ेगा। क्यों सड़ेगा? अचार को आपके पीरियड से क्या लेना देना है? अचार अलग है, उसको चाहिए तेल चाहिए, उसको चाहिए सिरका चाहिए, उसको चाहिए मसाला हल्दी चाहिए, उसको आपके पीरियड से कुछ लेना देना नहीं है। तो अभी तो महिलाएं इतनी साफ रहती हैं, अभी महिलाएं इतनी साफ रहती हैं और हैंड वॉश करती हैं, पैड्स रेगुलर बदलती हैं, फंगस का कहीं कोई कारण नहीं होता है, बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, तो अचार सड़ने का कोई कारण ही नहीं है। और वो एक दो प्रयोग की आपकी एक साथी, वो लगता है कि हमको तो विश्वास नहीं होता है, फिर हम भी करके देखेंगे प्रयोग ऐसा। मगर ये हुआ। आपकी आवाज नहीं आ रही है अमृता जी, हमको लगता है। नहीं मुझे आपकी आवाज क्लियर आ रही है। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, नहीं आ रही है मेरी आवाज। ओके, मैं कोशिश करती हूँ फिर से आपसे जुड़ने की। खुशी, मेरी आवाज क्यों नहीं जा रही है? आ रही है वैसे आपकी आवाज? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही है। मैं ये कह रही थी कि ये एक्सपेरिमेंट हुआ और हमें पता चला। अमित जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आप लखनऊ में या उत्तर प्रदेश में सेशन करते हैं तो क्या आपको भी ये सेम बच्चियां कहानी सुनाती हैं कि अचार छूने से सड़ गया? और मैं एक चीज यहाँ मेंशन करूंगी, 100 में से 99 घरों में आज भी बच्चियों को पीरियड्स में अचार छूने नहीं देते। ये एक सच्चाई है। हम कितने भी वेल टू डू फैमिली से हो, कितने भी एडुकेटेड हो, कितनी भी बातें कर ले कि नहीं हम अचार छूते हैं, अचार छूने से नहीं सड़ता है एंड ऑल दैट, जितने भी रीजंस आप बता रहे हैं, बट एक फैक्चुअल बात बताना चाहूंगी कि 100 में से 99 घरों की महिलाएं, अगर वो महिलाएं बुजुर्ग हैं तो, यानी आपकी दादी और नानी है तो, मदर का तो कुछ हद तक मैं बोलूंगी कि चेंज हुआ है, बट वो नहीं छूने देना चाहती हैं। तो ये एक सच्चाई भी है। तो अमित, आपको भी ये झेलना पड़ता है वहां पे? बिल्कुल झेलना पड़ता है। और उसमें हम एक फैक्ट और जोड़ना चाहेंगे कि जो 99 नहीं छूती हैं जी, 99 छूती नहीं हैं, लेकिन उनमें से 80 ने चोरी छुपे अचार छुआ भी है और खाया भी है। ठीक है, वो चोरी छुपे अचार छूती भी और खाती भी हैं। ठीक है, मीन्स क्या है कि वो केवल एक मम्मी के डर की वजह से, वो सामने नहीं करती हैं। लेकिन हम लोग जो उसको हमने कहा बड़ा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। जब आता है, अच्छा बेटा बताओ अचार कितने लोगों ने छुआ है, ये बताओ। नहीं सर, वो चुपके से तो खा ही लेते हैं हम लोग। अच्छा बताओ अचार को कुछ हुआ? नहीं हुआ। अच्छा हमको, तुमको कुछ हुआ? नहीं, हमको भी नहीं हुआ। मतलब अच्छा एक चीज बताओ, जैसे मंदिर नहीं जाना है, कुछ चीजें है, जैसे कोई भी अगर पीरियड्स का असर पड़ेगा तो किसी लिविंग थिंग पर तो पड़ सकता है। एक नॉन लिविंग थिंग, अचार एक नॉन लिविंग थिंग, उसको तुम्हारे पीरियड से क्या मतलब? ठीक है, उस पर क्या असर पड़ने जा रहा है तुम्हारे उससे? अब अचार जो खराब होता है उसके पीछे 2-4 उनके कारण उनको बताए जाते हैं। जैसे आपने भी कहा ना कि उसकी मम्मी ने दिया, अब वो कैसे दिया डिपेंड इस पे करता था। आप हाथ धो रहे हैं, कितनी भी आप हाथ धो लें, वो अचार खराब होगा ही यदि आप हाथ से उसको छुएंगे, क्योंकि कोई भी चीज आपके 100% जर्म्स नहीं मार सकती है। आप बेस्ट से बेस्ट एंटीसेप्टिक का कोई भी चीज ले आइए, उस पर भी देखिए लिखा रहता है 99% 1% जर्म्स तभी रही। हमेशा प्रिस्क्राइब किया जाता है कि यदि आपको अचार लेना है तो आप किसी चम्मच से लें, और वो चम्मच भी सूखी होनी चाहिए। यदि वो चम्मच गीली है तो उसमें नमी जाएगी, तो भी उसमें फंगस लगेगी। तो अचार खराब होने के जो कारण है कि या तो उसमें प्रॉपर तेल नहीं पड़ा है,
या आपने उसको गंदे हाथों या से वो छुआ है या प्रॉपर्ली हाथों से भी सूखा छुआ हुआ है, नहीं है, प्रॉपर सूखा इसमें हुआ पानी नहीं के है। और अंश रह गए हैं। बिल्कुल पानी का अंश रह गया है, यदि आपने उसमें गीली चम्मच लगा दी है तो वो अचार खराब होगा। यदि आपकी चम्मच भी गीली है तो चीजें होती हैं दूसरी और वो जुड़ जाती हैं उसके पीरियड्स को लेकर। जबकि लड़कियां खाती भी हैं और चोरी छुपे भी वो खाती हैं और उनको मालूम है कि नहीं पीरियड से इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, ना उन पर असर पड़ रहा है, ना अचार खराब हो रहा है, लेकिन वो एक मम्मी का डर चला आ रहा है कि मम्मी या नानी देखेंगी तो दिक्कत होगी। दूसरा फिर अचार जितना देखिए वो तेल में डूबा हुआ होता है उतना तेल कभी अचार खराब नहीं हो रहा होता है। उसके ऊपर में जितना जो तेल में नहीं डूबा है उतने में ही केवल फंगस आ रही होती है। तो अचार खराब होने के कारण दूसरे हैं बिल्कुल। कि उसकी प्रॉपर उसको हम लोगों ने सही से रखा नहीं है, या उसको गंदे हाथों से, या हाथों से भी, हम गंदे शब्द तो प्रयोग ही नहीं करना चाहेंगे, हाथ से भी यदि आप छू रहे हैं तो वो खराब होगा ही होगा। उसको यदि आपको निकालना है तो आप उसको प्रॉपर चम्मच से निकालें जो कि सूखी हुई होनी चाहिए। जो बात आई पेड़ पौधों की, तो बिल्कुल। अपने यहाँ जो एक पेड़ पौधों वाली जो बात है हम लोगों को जहाँ तक समझ में आती है, हम लोग जो बताते हैं कि अपने यहाँ पेड़ पौधों को एक भगवान का ही रूप माना गया है। जो कहा जाता है कि पेड़ पौधे जो हैं वो एक लोग को भगवान का रूप हैं, तो उसी को उससे लिंक किया जाता है कि जब हम भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं तो पेड़ पौधे भी हमारे भगवान हैं, तो उनको यदि हम पानी देंगे तो वो सूख जाएंगे। इसीलिए वो पेड़ पौधों में पानी नहीं डालने देते हैं कि वो सूख जाएंगे। हम लोग अभी कुछ गाँव में गए तो वहां पता चला कि वो सास ससुर के भी पैर नहीं छूने हैं। तो सास ससुर वाली भी चीज वही आ गई कि भाई हमारे पति के वो माता पिता हैं और पति हमारा परमेश्वर है। तो जब पति परमेश्वर है तो उसके माँ बाप तो उसके भी वो हुए, तो वो भी भगवान का रूप हो, महापरमेश्वर हो गए, वो भगवान का रूप हो गए। तो जब वो भगवान का रूप हो गए, तो जब भगवान का रूप हो गए तो पैर नहीं छूने हैं। तो सारी चीजें जो लिंक्ड हैं वो केवल भगवान से ही सारी चीजें लिंक्ड होकर एक दूसरे से जुड़ती जा रही हैं कि पेड़ पौधे भी भगवान हैं, अच्छा, ये सास जो ससुर भी भगवान हैं। भगवान के नाम पर हमारे यहाँ डराने की एक प्रथा है, चाहे आप पीरियड्स को ही ले लीजिए। जैसे आपने देखा होगा अभी हाल में छठ खत्म हुआ है, तो जैसे छठ में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है, बहुत अच्छी बात है, वो एक पवित्र पर्व है और हम सबको साफ सफाई का ध्यान रखना होता है और हम बहुत अच्छे और मतलब पुण्य दिल से उस काम को करते हैं। बट इसी से कहीं ना कहीं पीरियड्स की जो ये जो घिन वाली बात है या वो जो छुआछूत वाली बात है वो भी निकल कर साथ साथ आती है कि जब कोई चीज साफ सुथरी है तो पीरियड अशुद्ध है। और मैं आपको यहाँ पर एक सवाल और मैं लेना चाहूंगी कि मुझे कई जगह जब हम लोग सेशन लेते हैं तो 2-4 सवाल बहुत इंटरेस्टिंग आते हैं। एक सवाल ये आता है कि पीरियड्स का खून अशुद्ध होता है, पीरियड्स में जो ब्लड आता है महिलाओं के वो अशुद्ध खून आता है, और कहीं ना कहीं जब वो पीरियड्स के खून को हम अशुद्ध साबित कर देते हैं तभी ये अशुद्धता वाली बात और भगवान और पूजा वाली बात भी सामने खड़ी होती है। तो आज मैं चाहूंगी कि शंभू जी आप इस सवाल का जरूर जवाब दें कि जो ये दिमाग में सेट है कि पीरियड्स से जो खून निकलता है वो अशुद्ध है या शुद्ध है, या उस खून का क्या पर्पस है। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक अजीब सा एक कौतूहल है कि अगर वो खून अशुद्ध है तब तो भाई पूजा करना भी अशुद्ध है, और अगर उस खून का अशुद्धता से कोई लेना देना नहीं है तो वो शुद्ध है। तो शंभू जी से मैं चाहूंगी कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और आज आप लाइव के माध्यम से इस सवाल को क्लियर करें लोगों को। आपको मेरी आवाज नहीं मिल रही है शंभू जी? मिल रही है? तब तक अर्चना हमारे साथ जुड़ी हैं। अर्चना मैं चाहूंगी कि आप एक सवाल का जवाब दें कि पीरियड्स का खून अशुद्ध होता है या शुद्ध होता है, क्योंकि जैसे ही ये सवाल आता है वैसे ही ये तमाशा शुरू हो जाता है कि पीरियड्स में पूजा करना अशुद्ध है, पीरियड्स में पेड़ पौधों को छूना अशुद्ध है। तो ये खून के शुद्ध और अशुद्ध होने वाले सवाल को पहले आप बायोलॉजिकली जवाब दे दें, मैं शंभू जी से भी जवाब लूंगी इस बात का, प्लीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बच्चियां इससे अफेक्टेड होती हैं। हाँ अमृता जी, एक बार याद है जब हम लोग गए थे एक स्कूल में और तब बच्ची बोल रही थी कि उसमें गंदा खून आता है। आप देखिए हम तो यही अजीब है कि अपना चेहरा मतलब जो हेड पार्ट है उसको पवित्र मान लेते हैं, पैर को हम गंदा मान लेते हैं। कई घरों में 2 टॉवल यूज होते हैं, चेहरा पोंछने के लिए अलग टॉवल, पैर पोंछने के लिए अलग टॉवल। तो आप अपने शरीर में ही अपने बहने वाले खून को किसी को अच्छा कह लीजिए, किसी को खराब कह लीजिए, बट बायोलॉजिकली तो ऐसा कुछ भी इसमें चेंज नहीं होता है। और बेसिकली अगर आप बायोलॉजिकली जाएंगे तो जो पीरियड्स का जो ब्लीडिंग है वो तो वही ब्लीडिंग है कि जो आपको प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है।
और अगर प्रेगनेंसी जब नहीं होती है तो वो डीजेनरेट होता है और एज अ ब्लीडिंग। आपकी आवाज चन्ना थोड़ी कम आ गई है, थोड़ा सा नजदीक आके बात। अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ बोले। थोड़ी लो साउंड हो रही है लेकिन आ रही है। थोड़ी स्लो स्लो। अब आ रही है? हाँ बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि बायोलॉजिकली तो क्या कहते हैं, वो सबसे क्रिएटिव ब्लड हुआ क्योंकि वो प्रिपेयर कर रहा था कि आपके अंदर एक जीवन जन्म, लेकिन जब वो आज नहीं होता इंटरनेट है बहुत तो वो अब आ रही है आवाज आपको? हेलो जी जी आ रही है, आ रही आ है। रही है। हाँ आ रही है आवाज। जो खून शुद्ध या अशुद्ध ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो एक सबसे क्रिएटिव फेज होता है, लेकिन जब वो नहीं हो पाता तो वो पीरियड्स के रूप में बाहर आ जाता है। तो ये जो मन में हमारे भ्रांति है शुद्ध अशुद्ध, ये सब दोनों ही गलत है। वो शुद्ध ही है, शुद्ध ही है, तभी तो आप और हम हैं। अगर तो इसका मतलब हमें फिर अपने आप को भी अशुद्ध मानना चाहिए क्योंकि हमारा जन्म तो वहीं से हुआ। तो मेरे हिसाब से तो नहीं है, बाकी तो इसी अपने अपने सवाल से मानने जुड़े का और सवाल। हाँ, और यहाँ पे एक और सवाल सामने आया था। जब हम सेशन लेते हैं तो हमें कई सवाल झेलने पड़ते हैं। हमें एक बच्ची ने बताया कि हमें बताया गया है कि भगवान जब नाराज हो जाते हैं तो लड़कियों को श्राप दे देते हैं, और भगवान ने श्राप दिया है लड़कियों को, इसीलिए उनको पीरियड्स आता है। एक ये भी हमें लड़कियों से इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनने को मिले थे। बिल्कुल, और एक जगह तो हमें ये बताया गया कि शरीर के अंदर की जितनी गर्मी होती है ना, जितनी गर्मी होती है ना, जो स्पाइस मसाले खाते हैं ना, जो तेल मसाले हम खाते हैं ना, वो पीरियड्स के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। ये भी एक मजेदार वाक्य हमारे साथ हो चुका हाँ, है। स्पेशली तो नॉन ये वेज, सेम सवाल में नॉन वेज खाते हैं तो हाँ। और जो मीट मछली खाने वाली महिलाएं हैं ना, उनकी ज्यादा गर्मी होती है, उनको ज्यादा पीरियड्स आता है। तो ये भी हमारे साथ हुआ है। तो हम चाहेंगे कि शंभू जी इस सवाल के थोड़े जवाब आप जरूर दें कि ये खून अशुद्ध होता है, पाप से निकलता है, या बाकी जो हमने बताया कि गर्मी से निकलता है। तो प्लीज इसको क्लियर जरूर कर दें। बहुत सारी महिलाएं आज देख रही होंगी या बाद में देखेंगी। तो नहीं, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि यह जो खून है, क्योंकि प्रिपेयर एक प्रिपरेशन है गर्भाधान की, जो पूर्व प्रक्रिया है, वह नहीं होने पर वह बाद में डिस्चार्ज हो जाता है। जब डिस्चार्ज होता है तो वह खून ही है, वह शुद्ध और दूषित और किसी तरह का वो ऐसा कुछ नहीं है। खून ही है, वो कुछ रक्त है, वो केवल, और कुछ ऐसा नहीं। वह इसीलिए थोड़ा सा उसके प्रति लोगों की धारणा अलग बन गई। वह रक्त आपके हाथ कटने से नहीं निकल रहा है, वह रक्त एक ऐसे अंग से निकल रहा है जिसे हम शरीर में ही दलित अंग मान लेते हैं। माने इतना ऐसा अछूत अंग मानते हैं, उसके प्रति ऐसी हमारी धारणा है कि वहां से जो रक्त निकल रहा है वह अशुद्ध है। तो यह एक ऐसी सामाजिक धारणा है कि वह इस कारण अशुद्ध है, या पहले जब गंदगी थी, मतलब लोग सफाई नहीं करते थे पूरी तरह से, पैड्स रेगुलर नहीं बदलते थे, नहाते नहीं थे रेगुलर, तो क्या होता कि बैक्टीरिया होता था, इन्फेक्शन होता था, फंगल इन्फेक्शन होता था, और इस तरह से कुछ समस्याएं आती थी। तो लोग कहते थे कि यार ये तो अशुद्ध रक्त है। लेकिन अब चूंकि अब तो स्कूलों में भी पढ़ाई होती है कि हमारा यह महामारी चक्र क्या है, जनन किस तरह से होता है, बच्चों का जनन किस तरह से होता है। तो बच्चों ने समझ लिया है, यहाँ तक कि केवल लड़कियां नहीं, लड़के भी समझते हैं यह रक्त कहीं भी अशुद्ध नहीं, यह एक जीवन प्रक्रिया का एक अंग है, जो जनन प्रक्रिया का एक अंग है, सृष्टि का एक अंग है, जो गर्भाधान नहीं होने के कारण यह रक्त एक समय अवधि के बाद बाहर निकल जाता है। तो लेकिन शंभू जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि बच्चे समझ गए हैं।
मगर मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा रोकना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि आज भी हमारा माइंड सेट इस बात को लेकर नहीं बदला है, क्योंकि आप जब देखेंगे कि जब स्कूलों में इस चैप्टर की पढ़ाई होती है ना, तो सरकारी स्कूलों में इस चैप्टर को ये स्किप कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये चैप्टर घर पे पढ़ लेना, हाँ घर पे पढ़ लेना। तो लड़कों को तो छोड़िए, लड़के तो बेचारे महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में तभी शायद जान पाते हैं जब वो मेडिकल कॉलेज में उनका दाखिला होता है, सही तरीके से अगर आप पूछें तो। और लड़कियों की स्थिति ये हो गई है कि जितनी ज्यादा उनको बताया जा रहा है, वो एक तरफ वो सीख रही है और दूसरी तरफ घर वाले उसको ये सिखा रहे हैं कि ये सारी चीजें बकवास हैं, जो हम कह रहे हैं वो ज्यादा सही है। जैसे कि तुमको अचार नहीं छूना है, जैसे कि पीरियड्स का खून अशुद्ध होता है, जैसे कि पूजा नहीं करना है। तो ये जो बच्चियों के दिमागों के बीच में जो ये पढ़ाई और समाज के बीच का जो ये टकराव है, ये कहीं ना कहीं उनको भेगाबॉन्ड बना देता है। जहां तक मेरा अनुभव रहा है इस काम को 2012 से करने के दौरान, और मैं, पल्लवी और अर्चना, हम लोग तो फील्ड में जाकर ये झेल रहे हैं, अमित जी और शंभू जी आप लोग भी झेलते होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि एक मैसेज भी जरूर शंभू जी आप दें कि इस बात को कैसे समझा जाए और कैसे इस चीज को पेरेंट्स लेवल पे क्लियर किया जाए। नहीं, उनको तो पूरी तरह से जैसे पल्लवी जी ने कहा था और लोगों ने कहा कि यह गर्भाशय में जो लेयर बनता है वो बाद में टूट कर या वो निकल कर बाहर रक्त के रूप में बाहर चला आता है। ये तो सिंपल सी बात है। उनको तो विज्ञान के माध्यम से उनको समझाना होगा, आपको जीव विज्ञान के माध्यम से कि यह है क्या। और इतनी समझ अब बच्चियों में हो गई है। अब इंटरनेट का ज़माना है, गांव में भी स्मार्टफोन है, टीवी है और नेट है, तो वो लोग सब अब स्कूलिंग का रेट भी लड़कियों का बढ़ गया है। तो अगर स्कूलों में नहीं पढ़ रही हैं और चैप्टर को स्किप कर दिया जाता है, तो घर पर भी वो देखती हैं। उत्सुकता तो होती है ना कि क्या आखिर हम लोगों को क्या है कि इसको नहीं पढ़ना है, तो हम लोग को जरूर पढ़ते थे। कोई किताब छुपा के रख दिया गया तो चुरा के पढ़ते थे, तो उसको पढ़ते हैं वो लोग, वो घर पर भी पढ़ते हैं और उसको देखते हैं कि है क्या। तो बहुत ऐसे मिथक को, ऐसे मिथ को आप विज्ञान से ही काटेंगे, वैज्ञानिक जानकारी से काटेंगे, उन्हें बताएंगे कि है। जी बोलिए, बोला जाए। वही चीजें मैं कनेक्ट कर रही हूँ कि बताने की कोशिश हो रही है। अमित जी और आप जैसे लोग शामिल हैं इसमें। आज एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो मेरे दिमाग में हमेशा आता है जब मैं पुरुषों की सहभागिता इस क्षेत्र में देखती हूँ, तो एक तो बहुत खुशी होती है, दूसरा हम बहुत गर्व महसूस करते हैं कि जो कुछ खास पुरुष हैं, जैसे शंभू जी और अमित जी जैसे पुरुष जब इस इशू पे काम करने आते हैं, तो एक बात बहुत अच्छी मुझे लगती है कि ये महिलाओं का इशू नहीं है या ये पुरुषों का इशू नहीं है, ये एक ह्यूमन इशू है, एक मानवता का इशू है, एक मनुष्य का इशू है। क्योंकि पुरुष और महिला दोनों ही इस सृष्टि के जनक हैं, एक दूसरे के बगैर इस सृष्टि का जन्म नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि एज अ पुरुष जब आप इस विषय पर काम करते हैं तो आपको क्या क्या जमीनी स्तर पर समस्याएं झेलनी पड़ती हैं और लोग आपको क्या क्या कहते हैं कि अरे कौन सा इशू उठा लिया, क्या फालतू, आपका तो विषय ही नहीं है। इस तरह की बहुत सारी बातें आपको भी झेलनी पड़ती होगी जब हमें महिला होकर झेलना पड़ता है। तो मैं चाहूंगी अमित जी आपसे शुरू करते हैं कि आपको क्या क्या चैलेंजेस जमीनी स्तर पे झेलना होता है। बिल्कुल, अगर 1 मिनट का टाइम हो तो केवल वो गंदे खून वाली जो बात चल रही थी, उसमें बस बात बोलना चाहिए। बिल्कुल। होता क्या है कि जो हम लोगों को लगता है, डॉक्टर अर्चना जी मौजूद हैं, जो एक आपका नॉर्मल ब्लड होता है उसका कलर और जो ब्लीडिंग में आ रहा है उसके कलर में डिफरेंस होता है, वो थोड़ा सा ब्लैकिश आता है और उसमें क्लॉटिंग्स भी आ रही होती हैं सारी। तो वो चीज जब होती है तो वो उसके लिए उसको लेके चलती है कि ये गंदा खून है, क्योंकि वो नॉर्मल ब्लड जैसा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा होता है उसमें। तो उनके दिमाग में आता है कि ये गंदा खून है। जबकि जो आपने अभी डॉक्टर अर्चना ने बताया कि रिप्रोडक्टिव खून, और सबसे फर्स्ट वो है ऑस्ट्रेलिया में एक कंपनी है जो कि इस प्रकार के पैड्स को इकट्ठा करती है और उससे वो खाद बनाती है, क्योंकि ये वो ब्लड है जो कि सबसे ज्यादा पौष्टिक है, जो कि पूरे एक इंसान को, लगे पूरे बच्चे को
जन्म देने की क्षमता रखता है, वो ब्लड है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर कितनी ज्यादा उर्वरा शक्ति है, कितना ज्यादा ये रिप्रोडक्टिव है। तो इस ब्लड से उसके बाद वो उसको रिसाइकिल करते हैं उन पैड्स को, और उससे खाद तैयार की जाती है, और सबसे कॉस्टली खाद वो बिकती है इसमें। तो जो गंदा वाला शब्द आता है, वो गंदा शब्द हम लोगों को जो लगता है वो केवल इसलिए है कि उसका कलर जो है वो चेंज होता है, तो हो जाता है वो गंदा खून आ रहा है शरीर से, और इसलिए लड़की वो गंदी है। चैलेंज वाली बात तो ये है कि हाँ, शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कतें थी 2015 में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और फिर इसका नाम भी रखा था हिम्मत अभियान, की हम लोगों को हिम्मत लानी है, लड़कियों के अंदर हिम्मत लानी है कि वो उस टॉपिक पर चर्चा कर सकें। और हम लोग कंबाइंड सेशंस पे ज्यादा जोर देते हैं, और हर प्रकार से टैबू तोड़ने की कोशिश। जैसे हम लोग ने करीब 5 या 6 वर्कशॉप जो है वो मंदिरों में की हैं, मंदिर में वर्कशॉप्स की पीरियड्स के ऊपर, और वहीं पर सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए लड़कियों को, और डिस्ट्रीब्यूट भी कराए गए वहां पर की एक 75 साल की दादी के हाथों से कि आप आइए मंदिर में और सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। उन्होंने आकर वो किए। लेकिन अब कोई ऐसी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि जब हम कॉल करते हैं कि ऐसे आपसे आपके वर्कशॉप लेनी है, तो उनका किसी भी कॉलेज का प्रिंसिपल होता है, उसका सबसे पहला सवाल यही होता है कि कौन कौन लोग आएंगे आपके साथ, कौन सी डॉक्टर आ रही हैं। जो सी शब्द होता है, कौन सी, जो मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि कोई महिला आने वाली है, और जब हम उनको बताते हैं कि नहीं सर पूरा सेशन हम लेंगे, तो वो बड़ा एक असमंजस में पड़ जाते हैं कि आप कैसे पीरियड्स पर कैसे ले सकते हैं। फिर जब हम लोग उनसे मिलते हैं, पूरी वो प्रोफाइल देखते हैं, और जब उनको पता चलता है तो लगता है नहीं ये ऐसा टॉपिक है जिसपे पुरुष भी बात कर सकता है। और इस प्रकार से कंफ्यूजन्स लोगों के दिमाग में ये कि कैसे एक पुरुष कर सकता है कि नहीं कर सकता है, करते करते 2015 से प्यार मिलते मिलते 50,000 लड़कियां हो चुकी हैं जिनको की जा के अवेयरनेस दी जा चुकी है। और लेकिन ये दिमाग में एक स्टिग्मा रहता है कि एक पुरुष इस बारे में बोल नहीं सकता। बिल्कुल। शंभू जी से फिर यही सवाल मैं लूंगी कि आपको भी चैलेंजेस झेलने पड़ते होंगे, और आपको क्या क्या फेस करना पड़ता है, और इस तरह की कोई बातें आपके सामने भी आती है जब आपको लगता है कि एज अ पुरुष मेरे लिए ये मुश्किल काम है? ये लोग तो अभी भी हंसते हैं कहते हैं कि तुमको इसमें क्या लेना देना है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि अगर महिलाओं को हमारे ही घर की किसी स्त्री को अगर बुखार है तो मुझको तो लेना देना होता है। सर्दी है तो आवाज नहीं जा रही है क्या? आ रही है। तो उसमें अगर किसी स्त्री को, हमारे ही घर की किसी महिला सदस्य को अगर बुखार है, डेंगू हो जाए, तो हम तो हम उस पर हमारा कंसर्न है उससे। तो पीरियड से क्यों नहीं होना चाहिए? तो पीरियड से पुरुष का नहीं जुड़ाव रहने से बहुत सारी समस्याएं स्त्रियों को पैदा होती हैं। तो पुरुष का तो उनका तो उत्तरदायित्व है कि वो इस पर काम करे, इससे जुड़े। यह सामाजिक मुद्दा है, या किसी स्त्री पुरुष का मुद्दा है ही नहीं, या पूरी तरह से मानवीय मुद्दा है। और घर की स्त्री अगर दूसरे स्तर पर उनको खांसी होती है तो हम दवा लाते हैं, उनको खांसी होती है तो हम दवा लाते हैं, सिरप लाते हैं। और उनको अगर पीरियड हो तो हम तो पैड्स भी लाते हैं। वो कमोडिटी जैसे लाते हैं, उसे पीरियड पैड्स लेते आते हैं। वो कमोडिटी, वो एक वस्तु है, उपभोक्ता के रूप में उसको थैला में लेके चले आते हैं। तो छुपाने की भी बात नहीं है। वो पुरुष लावे, महिला लावे या नौकर लावे, कोई बात नहीं है, लेते आना भाई, ये पैड्स लेते आना। तो जब तक इसको हम मानसिक रूप से मुक्त नहीं होंगे तब तक चलती रहेगी। मिथक को तो हम लोग ढोते रहेंगे। मिथक को तो निकाल, जिस तरह से पीरियड को फेंक देते हैं कूड़ा में, उसी तरह से मिथक को फेंक देना है कूड़ा में। जी अमृता जी, आपका स्पीकर बंद है, आपका माइक बंद है। अमृता जी, आपका माइक। हाँ, मैं कह रही थी कि जब हम मार्केट से पैड खरीदने जाते हैं तो अगर आप दुकानदारों को देखेंगे तो बेचारे शायद वो भी उसी सामाजिक प्रताड़ना का शिकार हैं जिसकी वजह से वो काले पॉलीथीन में देते हैं। मतलब आप दवाई खरीदिए वो व्हाइट में देगा, पॉलीथीन पैड मांगिए तो काले में देगा। मतलब उसकी भी मानसिकता वही है जो उसने अपने समय से वो झेला है, जो हम और आप झेल रहे हैं। तो एक तो वो मैंने फील किया, जिसपे कि अब समय आ गया है कि हम चर्चा करें कि भाई काले पॉलीथीन
में क्यों? हम पैड को अपनी चॉइस से क्यों नहीं खरीद सकते? अगर मेरे घर का पुरुष पैड खरीदने गया है तो वो दुकानदार से ये क्यों नहीं कह सकता कि मेरी वाइफ जो है वो थोड़ी उनका वेट ज्यादा है तो तुम उनको एक्सल साइज वाला पैड दे दो, नॉर्मल साइज वाला पैड उनके लिए काम नहीं करेगा। हम ये क्यों नहीं कह सकते? हमारा भाई ये क्यों नहीं कह सकता? हमारे पति ये क्यों नहीं कह सकते? तो अब समय आ गया है जब इन सब चीजों पर भी हम लोगों को बदलाव की जरूरत है। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगी कि जब सामाजिक और बायोलॉजिकल चीजें टकराती हैं तो कहीं ना कहीं जीत सामाजिक बंधनों की ज्यादा हो जाती है। चाहे आप किसी भी विषय पर आप देख लें तो ये टकराव तो चलता रहेगा, लेकिन हम जैसे 5 लोग भी अगर समाज के लिए खड़े हैं और कुछ बातें कर रहे हैं तो शायद 5 लोगों की भी सोच बदल रही है। और इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा जो धन्यवाद देना चाहूंगी पुरुषों को खास करके इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, क्योंकि महिलाओं के लिए तो चैलेंजेबल है, हमें तो बहुत झेलना पड़ता है। हमें तो बैठने नहीं देते थे अपने दरवाजे पर और कहते थे कि आप बहुत ही बेशर्म महिला हैं और आप ऐसी ऐसी बातें करती हैं जो नॉर्मली एक महिला खुल के नहीं करती। तो हमें तो ये 2012 से हम तीनों मुझे लगता है कि बहुत कुछ झेल चुके। आप लोगों को भी झेलना पड़ता होगा ये, लेकिन आप झेल रहे हैं तो हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू कि आप झेलते हैं और कर रहे हैं, तो बहुत बहुत इसके लिए शुभकामनाएं। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी कि ये जो सेशन हम करते हैं तो हम कुछ सवाल लेते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसमें महिलाएं अपने स्वास्थ्य से जुड़े हुए कुछ सवाल भेजती हैं। तो अभी हमारे पास इस महीने कम सवाल आए हैं लेकिन 3 सवाल आए हैं। एक सवाल ये है कि एक महिला है जिसने लिखा है कि मुझे 6 महीने पर पीरियड्स आता है, मेरी उम्र मात्र 32 साल है। तो हमने उसको कहा है कि वो अपनी पूरी जो हिस्ट्री है वो हमें लिख कर भेजे, तो उसके हम लोग डॉक्टर से उसके सवाल को लेंगे। अर्चना को मैं पूछना चाहूंगी कि अर्चना, वो 6 महीने में एक बार एक महिला को पीरियड्स आता है, 32 साल की महिला है, तो कौन से टेस्ट कराने चाहिए और क्या संभावनाएं हैं उसकी, मतलब क्या परेशानी हो सकती है उसको? उनको सीबीसी कराना चाहिए और एक अल्ट्रासाउंड जरूर करा लेना चाहिए, उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है। ओवरी में भी प्रॉब्लम हो सकती है उनके, शायद इस वजह से भी उनके डिलेड है, या फिर ब्लड में कुछ दिक्कत हो सकती है, ब्लड कम हो सकता है। अच्छा, एक सवाल और आया है अभी कि ठंड के दिनों में क्या वाकई में पानी कम पीने की वजह से यूटीआई इन्फेक्शन बढ़ जाता है लोगों में, या मतलब ये नॉर्मल थ्रू आउट द ईयर रहता है? क्योंकि इस बहुत सारे ऐसे लोग पूछते हैं कि हमें इचिंग हो रहा है, यूरिनेशन सही नहीं हो रहा है और हमें अल्कासिट्रन पीना पड़ रहा है एंड ऑल दैट थिंग। तो क्या ये ठंड के दिनों में ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है पुरुषों में भी और महिलाओं में भी, क्योंकि पानी कम पीते हैं? एक तो पानी कम पीते हैं, दूसरा है कि जैसे कि हाइजीन की बात है, लोग ठंड में नहाते भी कम हैं, कपड़े भी ज्यादा पहनते हैं। देखिए मतलब जो भी चीजें ज्यादा टाइट फिटिंग कपड़े पहनते हैं, जैसे वार्मर्स पहनते हैं, लेगिंग्स पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, पैंटी पहनते हैं और उसको प्रॉपरली शायद चेंज नहीं करते हो, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि वो ज्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो पानी भी ज्यादा पिए और हाइजीन का भी ख्याल रखें। अब तो ठंड में सबके घरों में गीजर है और बाथरूम है, क्लोज स्पेस है जहाँ नहाया जा सकता है, और ना भी तो फिर अपने प्राइवेट पार्ट को तो क्लीन जरूर करें। और यहाँ पर ही इसी सवाल के साथ मैं कुछ और चीजों को जोड़ देती हूँ कि सोमवार को बाल धोने से शंकर भगवान का सवालाख दिया नहीं बुझता है। दूसरा इशू मैं बता दे रही हूँ कि 3 दिनों में बाल धोना इतना भी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि बताया जाता है। आपकी मर्जी, आप रोज पीरियड्स में बाल धोकर नहाएं, ये आपके ऊपर है। तीसरी समस्या जो आती है वो ये आती है कि पीरियड्स में 5 दिनों तक नहीं नहाना है। कई जगह आज भी ये चीजें जो हैं वो महिलाओं को सिखाया जाता है, तो पीरियड्स में नहीं नहाने से वो फंगल इन्फेक्शन वाली बात एक बार फिर से साबित हो जाएगी और आप आदिवासी युग में चले जाएंगे, कबीलाई युग में। तो रोज नहाएं, भरपेट नहाएं। और अर्चना से मैं एक चीज एज अ डॉक्टर पूछना चाहूंगी कि बाल धोकर नहाना आज के इन्वायरमेंट के लिए ठीक है, या वो पहले वाली बात ही ज्यादा सही थी कि बाल धोने से शायद कुछ टेम्परेचर का प्रॉब्लम हो जाता है जिसकी वजह से कहते हैं कि बाल नहीं धोना चाहिए? तो वो भी जरा क्लियर कर दीजिए कि बाल धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए, और 3 दिन या 5 दिन वाला फेरा क्या है? ऐसा कुछ साइंटिफिकली तो प्रूव नहीं है कि आपके बाल धोने से आपके पीरियड्स पे कुछ भी असर होता है, लेकिन फिर है कि सब इंडिविजुअल है, तो इसलिए मैंने कहा, जैसे आपने भी कहा ना, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप करिए, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको अंदर से फीवरिश फीलिंग हो रही है,
मतलब आपको बीमार फील हो रहा है, आप नहीं ज्यादा ठंडा पानी यूज करना चाहते, सिर पे नहीं डालना चाहते, मत डालिए। तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक शारीरिक प्रक्रिया है, तो बीमारी मत समझे। जी, और ना ही इससे भगवान नाराज होते हैं। भगवान ने आपको ये दिया है इसलिए क्योंकि आप सृष्टि का सृजन कर सके, और भगवान ने आपको ये आशीर्वाद के तौर पर दिया है, इसको अभिशाप न समझें। महिलाओं से आज फेसबुक लाइव के माध्यम से मेरा आग्रह है, पल्लवी से मैं जानना चाहूंगी कि पल्लवी, जब हम लोग ये सब कर रहे होते हैं और यह पाप और पुण्य वाली बात होती है, तो आप भी इसको मेंशन करें फाइनली कि क्या इन चीजों पे हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए और परिवार को कैसे हैंडल करना चाहिए जब ऐसे फैमिलीज में, पढ़े लिखे फैमिली में ये सब इश्यूज आते हैं। और साथ साथ वो ड्रॉ भी आप निकाल दें ताकि हम अपने लाइव सेशन को खत्म कर सकें, और आप आखिरी वो कर दें, कंक्लूड कर दें पूरे सेशन को। आज मैंने अपने इस सेशन को स्टार्ट करने के पहले भी मुझे लगता है कि मैंने इस बात पर फोकस किया था कि ये पर्सनल है, और अगर हम इसे पर्सनल ही रखें तो मुझे लगता है कि भ्रांतियों पे कंट्रोल करना आसान होगा हमारे लिए। तो हम जितना ही लोगों से शेयर करेंगे कि आई एम इन पीरियड्स, भ्रांतियां हमें उतना ही हमें मतलब घेर देंगी, इजंट इट? अगर हम समझदार हैं तो चीजें बहुत अच्छे से और स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं, चाहे हम फैमिली में हो या समाज में हो, कहीं पे भी हो। हम चीजों को स्मार्टली हैंडल करना इसी तरह से, मुझे लगता है कि हम सभी को, एक पढ़े लिखे को जिन्हें जानकारी है और जो समझ रहे हैं कि सही और गलत में फर्क क्या है, साइंटिफिकली चीजें क्या है और मिथ्स क्या है, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर तरीका इसको हैंडल करने का नहीं होगा। और आगे के जनरेशन को भी हमें ऐसे ही गाइड करना है, क्योंकि हमें उन्हें मिथ्स की ओर नहीं ले जाना है, बल्कि टुवर्ड्स एक हेल्दी हाइजीन की तरफ ले जाना है, एक हेल्दी मेंस्ट्रुअल हाइजीन वर्ल्ड की तरफ ले जाना है, जो इसे एक नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस की तरह बच्चे समझें और आगे भी इसे कैरी फॉरवर्ड करें। ऐसा ना करें कि जो हमारी नानी दादी ने हमें सिखाया, हमारे मम्मी को समझाया और मम्मियों ने हमें समझाया, तो वो चीज नहीं करना है हमें, इजंट इट? तो पूरे मुझे लगता है कि इससे अच्छा कंक्लूजन नहीं होगा। और बाकी यहाँ पर सभी लोग अपने अपने फील्ड में अवेयरनेस काफी अच्छा कर रहे हैं, और मिथ्स पे भी काफी हार्ड वर्क सबका है, एफर्ट। अमित जी भी काफी अच्छा एफर्ट डालते हैं, कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ। और यहाँ पे मैं अमित जी की बात को मतलब एक बात से मैं मतलब इतना मतलब मैं सही में आपको प्रेज करूंगी ऑन दैट लाइन जो आपने कहा कि पीरियड्स की जो पैड के जो स्टेन होते हैं उसमें इतनी उर्वरा शक्ति होती है, मतलब दैट वाज सो अपीलिंग टू मी। मुझे लगता है अमृता एंड अर्चना कि इसे हमें भी आगे बच्चों को सेशंस में बताना चाहिए। मतलब ये मुझे भी नहीं पता था, और कहते हैं ना कि जब आप डिस्कस करते हैं तो कोई नई चीज आपको जानने के लिए मिलती है। दिस वाज रियली समथिंग न्यू। पल्लवी जी जैसे वो प्रिपेयर करता है तो उसी से तो बच्चे को पूरे 9 मंथ हम लोग ये बताते हैं कि ये ऐसा करता है, लेकिन हमने कभी किसी को ये नहीं बताया कि उस स्टेन्ड पैड से आप देख रहे हो ना कि उसमें कितनी शक्ति होती है, जो पैड हम थ्रो कर देते हैं, दैट इज बीइंग रीयूज्ड। ये हमारे लिए नया था, उसे रीयूज किया जा रहा है और एक पॉजिटिव वे में उसे लिया जा रहा है, तभी आप माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। दिस वाज बहुत अच्छा नॉलेज था अमित जी, उसके लिए रियली थैंक्स। हाँ, और जितना अच्छा हम में से पांचों में से सबसे सीनियर शंभू जी हैं, और जितने अच्छे से आपने बताया कि चीजों को आप कैसे हैंडल करते हैं और कैसे करना चाहिए, मतलब रियली हैट्स ऑफ टू यू। मैं यही कहूंगी कि आप इस एज में आप हमारे मतलब कह सकते हैं हमारे बुजुर्ग, हमारे से बड़े भाई जैसे, और आप मतलब आपका जो ये हम तक ये जो मैसेज है कि नॉर्मल लेना चाहिए, उसे किसी से भी आप मंगवा सकते हैं, जैसे फीवर आपके लिए आप केयर करते हैं अपनी पत्नी का, वैसे आप अगर मेंस्ट्रुएशन टाइम में भी आप केयर करते हैं, दैट इज रियली मतलब प्रेज वर्दी। मैं यही कहूंगी, और सारे मेल को मैं इनफैक्ट कहूंगी, मैं अभी भी कहती हूँ कि अगर मेल मेंबर्स अपने घर में अपनी पत्नी के साथ हैं
या बहन के साथ हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी सोशल मिथ्स ओवरकम कर पाएगा इन चीजों को, ये कभी हावी नहीं होगा। लेकिन जब आप लापरवाह हो जाते हैं, आप केयर नहीं करते हैं, आप नहीं ध्यान देते हैं, कुछ छोटी ही चीजें सही, हर महीने ही आने वाली चीजें सही, लेकिन जब आप नजरअंदाज करते हैं, तभी जाकर हमारे सोसाइटी में, हमारे घर में ये सोशल मिथ्स हावी होने लगते हैं, है ना। मैंने पहले भी कहा और अभी भी कहूंगी और आप सबको कहूंगी कि प्लीज सोशल मिथ्स एक काफी डिस्कशन का मुद्दा है, कभी नहीं खत्म होने वाला मुद्दा है, लेकिन प्रयास ये होगी कि एक दिन ऐसा होगा कि ये हमारी कोशिश नहीं रहेगी कि आने वाला जनरेशन ये सोशल मिथ्स पे एटलीस्ट डिस्कस ना करे, वो उनके लिए एक स्टोरी बन के रह जाए कि हमारे पेरेंट्स, हमारे मदर्स के साथ ऐसा होता था, बट नाउ वी आर फ्री ऑफ ऑल दीज थिंग्स। आई होप सो कि आने वाला फ्यूचर हमें ऐसा ही मिले। और अभी अब हम अपने प्रोग्राम के एंड की तरफ आते हैं, और जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे हर सेशन के एंड में सवाल आपके जवाब हमारे में हम लोग एक ड्रॉ करते हैं, जिसमें अभी अमृता ने कुछ सवाल लिए। इस बार बहुत मैं कहूंगी कि अनलकीली हमारे पास मात्र 3 सवाल ही आए हैं, लेकिन फिर भी हम उन 3 सवालों का ड्रॉ लेंगे, क्योंकि उन 3 सवालों में भी कोई जरूरतमंद है जो हमारे बीच है, और हम चाहते हैं कि हमारी मदद उन तक पहुंचे। हम उन्हें श्री हेल्थ केयर कार्ड इशू करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से उनका जो कुछ बेसिक टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है हमारी संस्था के द्वारा, जिसमें आपका सीबीसी टेस्ट है, हेमोग्लोबिन टेस्ट है, आपका अल्ट्रासाउंड है, पैप स्मीयर है, एज पर नीड, एज पर एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, जो भी रेकमेंड किया जाता है वो टेस्ट हम पेशेंट्स का करवाते हैं। तो आज हमारे पास 3 सवाल हैं, और मैं आपके साथ ये बॉल देख सकते हैं, 3 शीट मैंने इसमें डाले हैं, और उसमें से मैं एक उठाऊंगी। शीला देवी और अमृता, आप इनका सवाल देखिए, आपके पास मैंने नोट कराया होगा। हाँ, ये शीला देवी हैं। इनका जो सवाल था, मैंने जो अभी हाल में पूछा था कि वो 32 साल की हैं और उनके पीरियड्स जो हैं वो 6 महीने और 8 महीने के गैप में आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने इनका सवाल भी लिया था। और ये बेचारी अफोर्डेबल भी नहीं है बहुत सारे टेस्ट के लिए, तो हमारे जो सहयोगी हैं, रोटरी क्लब ऑफ पाटलिपुत्रा एंड रोटरी क्लब ऑफ चाणक्य, तो इन दोनों के सहयोग से हम लोग हर महीने 2 महिलाओं का टेस्ट करा रहे हैं। तो आज ये सवाल एक लिया है और एक का ड्रॉ में नाम भी आया है। अगली बार हम लोग फिर किसी और का इन बिटवीन अगर कोई सवाल आएगा और जरूरतमंद होगा तो हम उससे जरूर निकालेंगे और बताएंगे। तो शीला देवी जी के लिए जो भी टेस्ट अर्चना ने बोला है वो हम एक उनका कंप्लीट पैकेज करा देंगे, और उसके बाद उनको पता चल जाएगा कि इश्यूज क्यों आ रहे हैं। विद डॉक्टर कंसल्टेंसी उनको हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो आज की पूरी चर्चा में निकल के आई है शंभू जी और अमित जी के माध्यम से, कि पीरियड्स कोई हवा नहीं है, पीरियड्स कोई ऐसी समस्या नहीं है जिस पर हम बात ना कर सके और जिसको इतना इशू नहीं बनाया जाए। जैसे मर्दों की दाढ़ी मूछ आती है तो इतना हंगामा नहीं होता, फिर लड़कियों के शरीर से अगर 6 चम्मच खून निकल जाए तो इतना बवाल किस बात का भाई। तो वही वाली बात है कि सब कुछ जायज है, लड़के भी बड़े होते हैं, लड़कियां भी बड़ी होती हैं, हमारा अलग तरीका है रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करने का, उनका अलग तरीका है, हार्मोनल सिक्रेशन सब में होता है। तो जब पसीना आता है तो परेशानी नहीं है, पीरियड्स का ब्लड आता है तो परेशानी हो जाती है। तो इन सब चीजों को बहुत लाइटली लेने की जरूरत है, और आप सबों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने अपने क्षेत्र में जहां आप रहते हैं, आप जो काम कर रहे हैं वो हमारे साथ हम बीच बीच में लाइव सेशन करते रहेंगे और आपसे जुड़ते रहेंगे, जरूर शेयर करें। और थैंक यू सो मच। अमित जी, क्योंकि जब पुरुषों की बात हुई है तो कल एक लाइन बोलना चाहेंगे जो हम लोग हमेशा से बोलते हैं, जो समझे महिलाओं का दर्द, जो समझे महिलाओं का दर्द वही है असली मर्द। ये हम लोग वहां पर हमेशा बता के आते हैं कि लड़कों का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, पुरुष वर्ग का इन्वॉल्वमेंट इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो महिलाएं पूरे इस दर्द से बाहर निकल आएंगी।
सही बात। हाँ, और ये पुरुष प्रधान समाज है हमारे भारतवर्ष का, तो पुरुषों की सहभागिता बहुत जरूरी है। और अमित जी को विशेष बधाई, आपका हिम्मत पैड जो है वो लॉन्च हो गया है, और इन्होंने हिम्मत के नाम से एक सैनिटरी पैड लॉन्च किया है, जो अभी लखनऊ में महिलाओं के बीच में दिया जाएगा, और उसकी शुरुआत हो गई है। दोनों पति पत्नी लगे रहते हैं, तो बहुत बहुत इसके लिए आपको बधाई हम लोगों की तरफ से। और शंभू जी, आपका विशेष आभार, आप हमसे जुड़े। और इसी के साथ हम लोग अपना लाइव सेशन खत्म करते हैं, क्योंकि 1 घंटा 14 मिनट हो गया है और सबको अपने अपने बहुत सारे काम है। तो धन्यवाद सभी लोगों का जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। ओके।